हम आज एक ऐसे क्रांतिकारी नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में अपना सब कुछ, शिक्षा, घर द्वार छोड़कर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। वो हैं जिन्होंने देश को एकजुट बनाए रखने के लिए, आपस में एकता बनी रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे, इसके लिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले आज हम ऐसे शख्सियत के जयंती के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर उनके संबंधित, उनसे जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनके बारे में आज चीज़ें हम आपके समक्ष रखेंगे। तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगलसराय, वाराणसी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में हुआ था। इनके पिता पेशेवर से अध्यापक थे, मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, और इनकी माता राम दुलारी देवी थी। बचपन में ये अपने 3 भाई 2 बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए इन्हें घर में बचपन में नन्हे के नाम से जानते थे। जब 1.5 वर्ष की अवस्था में इनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी का देहांत हो गया, तो इनकी माँ इन्हें इनका ननिहाल लेकर चली गई। इनके बचपन की जो शिक्षा दीक्षा थी वहीं पर संपन्न हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा लेने के लिए इनकी माँ ने इनके घर इनके चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया, और बाकी की शिक्षा इनके घर पे हुई संपन्न। कहते हैं कि मीलों दूरी की तय करके स्कूल जाना पड़ता था, और गर्मी के दिनों में जब ज़बरदस्त धूप से ज़बरदस्त गर्मी पड़ती थी और सड़कें गर्म हो जाती थी, उस वक्त भी इन्हें पैदल ही नंगे पांव जाना पड़ता था स्कूल में शिक्षा लेने के लिए। इनका बचपन काफ़ी ही संघर्षमय रहा। जब ये मात्र 17 वर्ष के थे, तब इन्होंने 1920 को देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। 1921 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद 1923 में दांडी मार्च या शवनी अवज्ञा के नाम से जिसे जानते हैं, उस आंदोलन में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गांधी जी के साथ। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये भूमिगत हो गए, लेकिन बाद में इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात इन्हें रिहा कर दिया गया, और 1927 में इनकी पत्नी ललिता देवी से इनका विवाह संपन्न हुआ। जब देश हमारा 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय ये एक गद्दावर नेता, एक ईमानदार व्यक्तित्व के नाम से जाने जाने वाली शख्सियत, जिसकी छवि से एक साफ सुथरी रही सभी की नज़रों में, ऐसी शख्सियत को उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने संसदीय सचिव के पद से नवाजा। उसी के बाद इन्हें गृह मंत्री का पद भी दिया गया। कुछ अरसे बाद 1947 में ही पुलिस और परिवहन मंत्री बनने का मौका दिया गया। पुलिस और परिवहन मंत्री जब ये थे, तो उसी वक्त इन्होंने पुलिस को जनता और भीड़ पर जो लाठीचार्ज की जाती थी, और जनता और भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज जगह पानी की बौछारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। तो इस प्रकार से लाठीचार्ज की जगह पर पानी की बौछार का इस्तेमाल करने का अधिकार देने वाले कौन है? वो है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। 1956 में
यानी देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में इन्हें रेलवे मंत्री का पद दे रखा था। यह रेलवे मंत्री के पद पर ये आसीन थे। तो उस समय एक छोटी सी घटना रेलवे की घट गई थी जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों की मृत्यु होने के चलते इनके दिल को काफ़ी आघात पहुंचा, बहुत बुरा लगा, जिससे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो उस त्यागपत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके संबंधित संसद में बोले थे कि आपका त्यागपत्र मैंने सिर्फ इसलिए स्वीकारा है ताकि आगे हमारे लोकतांत्रिक देश को, हमारे देश में सम्मानपूर्ण डिसीजन लिया, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि आप कल के उभरते हुए भारत देश के एक मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसलिए मैंने इस त्यागपत्र को आपके सिर्फ स्वीकारा है। उसके बाद इन्हें कई सारे पदों पर इन्हें रखा गया। 1962 के भारत चीन के युद्ध में इन्होंने देश की आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री की जब मृत्यु हो जाती है तो इन्हें 1964 में 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है। 1965 में ही अगले वर्ष भारत और पाकिस्तान के युद्ध होता है, जिसमें भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी थी पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए। भारत उस युद्ध में काफ़ी आगे बढ़ चुका था, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आ गए जिसकी वजह से इन्हें लड़ाई को बीच में रोकने के लिए बहुत सारे, यानी उस समय के जो मजबूत देश थे जैसे यूएसए, जो कि उस समय पाकिस्तान का बहुत ही एक नज़दीकी मित्र था, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप थी, उसके चलते उसने 1965 में फ़ोन किया शास्त्री जी को और बोले कि आप इस युद्ध को रोक दें और जितना भी आप आगे बढ़े हैं या जितना भी पाकिस्तान पे आपने कब्जा किया उसे छोड़कर पाकिस्तान को दे दें, वरना हम, और उस समय राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन, वरना हम, उस समय हमारा देश जो है आत्मनिर्भर देश नहीं था। गेहूँ वगैरह निर्यात करते थे, अमेरिका हमें आयात करता था, हम वहाँ से आयात करते थे, वो मुझे निर्यात करता था। वो एक गेहूँ वहाँ से आता था PL 480, तो उसने कहा कि यदि आप इस युद्ध को नहीं रोक रहे हैं तो हम PL 480 रोक देंगे आपको देने से। इसके चलते शास्त्री जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे जो किसी के सामने बेवजह झुकना नहीं पसंद करते थे। बेशक उनकी हाइट 5 फीट 2 इंच की थी, लेकिन वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी से कहा कि चलिए हम कल एक घोषणा करने वाले हैं, तो इसलिए हम ये देखना चाहते हैं क्या हमारे बच्चे एक वक्त खाना ना खाकर पूरे दिन आराम से रह सकते हैं, पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा हाँ ऐसा उनके बच्चे कर रहे हैं। तो उन्होंने अगले दिन ये घोषणा की कि हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे। यदि हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे तो हमें किसी के नीचे झुकने या किसी के नीचे बचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए मुझे ऐसे कुछ ठोस कदम लेने पड़ेंगे, जिससे पूरा देश एकजुट हुआ और पूरे देश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भरपूर सपोर्ट किया। उसके बाद इन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समझौते को लेकर सोवियत संघ यानी रूस जाना पड़ा। रूस का एक स्थान है ताशकंद, वहाँ ताशकंद में मीटिंग होनी थी। मीटिंग हो गई, सारी बातें हो गई। जैसे कल आना है, अगले ही दिन उन्हें पाकिस्तान भी जाना था, लेकिन जिस दिन वहाँ सब कुछ संपन्न हुआ उसी रात को इन्हें हार्ट अटैक पड़ गया, जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। हार्ट अटैक हो गया जिससे इनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में। इनकी मृत्यु कहीं 10 जनवरी मिले, कहीं 11 जनवरी 1966 को हुई है। जिसके चलते अब इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जब पाकिस्तान की युद्ध नहीं हुआ था
लेकिन पाकिस्तान युद्ध करने के लिए उतावला था, क्योंकि उसे लगता था भारत कमज़ोर है और हम युद्ध में विजय हासिल कर लेंगे। तो उस समय पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल ऑफिसर थे मिस्टर आयूब खां। आयूब खां ने तंज कसते हुए माननीय प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि हम दिल्ली यूँ टहलते हुए आ जाएंगे, आपसे मिलने के लिए अभी क्यों आए। तो जब पाकिस्तान और भारत के युद्ध संपन्न हुआ तो उसी का जवाब तलब करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आयूब खां जी को मैं कष्ट देना नहीं चाहता था कि वो वहाँ से पैदल आएँ दिल्ली तक, इसलिए हम खुद ही लाहौर तक पहुँच गए उनका इस्तकबाल करने के लिए। मतलब ज़बरदस्त तंज देने का, यानी एक ज़बरदस्त तंज पर ज़बरदस्त कार्रवाई देने का एक अलग ही हुनर था उनमें, क्योंकि जो वो एक ज़बरदस्त स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इनका कहना था कि कानून का सम्मान किया जाए, जिससे हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत बने। ये बिल्कुल सही बात है। आज वर्तमान हालात को भी आप देख लें, यदि हम सभी लोग कानून की पालन करें, कानून का पालन करें, कानून का सम्मान करें, तो हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत, सुदृढ़, अदृढ़ बनता चला जाएगा और देश में आंतरिक जो कलह से मची हुई है, ऐसी कोई भी स्थिति आपको नज़र नहीं आएगी। ये जो भयावह स्थिति हाल ही में बनी हुई है। दूसरी चीज़ इनका कहना था कि देश की तरक्की के लिए आए दिन हम लगातार लड़ते रहेंगे तो हमारी ही जनता को लगातार भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमें लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अशिक्षा से लड़ना चाहिए। हम आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे अमीरी, गरीबी, छोटा बड़ा, शूद्र, वैश्य, इन सब चीज़ों को लेकर, तो हमारे देश का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। हम बाकी देशों के मुकाबले बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमें गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन पे काम करना है, जिससे हम देश के आगे लेके जा सकें। इनकी कुछ और बातें हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सर में से झुकाना पड़ेगा। अर्थात अछूत कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे सभी का विकास बराबर हो, जिससे सभी का बराबर विकास हो, जिससे किसी को भी अछूत न कहा जाए। और यदि हम अछूत किसी को कह रहे हैं तो इससे हमारी ही बेइज्जती, अर्थात हमारे देश का ही सर में से झुकेगा। इनका और कहना था कि देश की आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश की मजबूती होना होगा, पूरे देश को मजबूत होना होगा। बिल्कुल सही बात। वो उस समय आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने आज़ादी के लिए कहा। लेकिन वर्तमान में यदि आप देखें कि हमारे सैनिक सीमा पर खड़े रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, भरपूर ड्यूटी देते हैं, जिससे हम यहाँ पर आसानी से स्वच्छतापूर्ण ज़िंदगी जी सकें, सुरक्षित माहौल पा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में आंतरिक जो स्थितियाँ हैं, उससे एक जो भयावह स्थिति पैदा हो रही हैं, वो दूर करने के लिए हमें भी मजबूत होना पड़ेगा, हमें भी एकजुट होना पड़ेगा, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। इनके जीवन से संबंधित कुछ अन्य पहलू हैं। ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिसके चलते एक बार माननीय के एक बेटे ने, जो जब प्रधानमंत्री ने एक कार मिली थी, तो उस कार से अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने चले गए। और जब वहाँ से वापस आए तो काफ़ी रात हो गई थी। तो घर के एक साइड में पीछे की तरफ गाड़ी खड़ी कर वो पीछे के गेट से अंदर घुस गए और अपने कमरे में सो रहे थे। अगले दिन इनके कमरे को जब नॉकिंग की गई तो उन्हें लगा कोई नौकर होगा, तो उन्होंने कहा मैं रात को लेट से सोया हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत किया जाए। फिर नॉकिंग हुई तो उठे तो देखा कि बाबूजी इनके खड़े थे, यहीं वर्तमान प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा चलिए आइए टेबल पे बुला कर गए। तो उनकी माँ ने कहा कि रात को इतनी देर से आए थे, कहाँ थे?
तो इन्होंने पूछा कि कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने मित्रों के साथ गए थे। तो उन्होंने कहा किससे गए थे, तो उन्होंने कहा आपके जो कार है मैं इससे गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो उस कार को सिर्फ तभी इस्तेमाल करते थे जब कोई विदेशी मेहमान आता था, यानी स्वयं के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उन्होंने जो कार का ड्राइवर था उसे बुलाया और कहा कि यदि आप इसकी दूरी, इसका मीटर मेंटेन रखते हो तो आप बताइए कि कितने किलोमीटर कल चली है। तो उन्होंने बताया टोटल 14 किलोमीटर चली है। तो उन्होंने कहा कि धर्मपत्नी जी, जितना भी किलोमीटर को जो भी किराया है प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर का जो भी बनता है वो हमारे सेक्रेटरी को दे दिया जाए, ताकि वो सरकारी खजाने में जमा किया जा सके। ये था इनका स्वाभिमान, ये थी इनकी ईमानदारी, ये था इनका साफ सुथरा चरित्र, जिसके दम पर इन्होंने एक पूरे देश पर राज किया और पूरे देश को इन पर नाज है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए हैं जिनका नाम लेने से हमें गर्व महसूस होता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर इससे संबंधित फिर होगा इसी के साथ। और हमारे वीडियो को, हमारे लेक्चर्स को, हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। ये सब आप ही के सहारे होना है। इसमें मेरा सहयोग कम, आपका सहयोग ज़्यादा चाहिए। बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके सहयोग में आगे कुछ कर नहीं सकता हूँ। इसलिए उम्मीद करते हैं आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।